कि जो 5 स्टार होटल में सुविधा उपलब्ध है उनके बस में है, उसी बस से वो यात्रा कर रहे हैं। तो ठीक है, दलित सर कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है उनका काफ़ी लग्जरियस है, 4 करोड़ की लागत से बना, तो कहीं ना कहीं ये निषाद लोग को प्रभाव नहीं डाल सकता है? नहीं, क्यों डालेगा? देखिए, दलित नेता है मायावती, वो भी राजा की तरह कुर्सी पर बैठती हैं, सारे विधायकों नेताओं को फर्श पर बैठाती हैं, अपने राजसी कुर्सी पर बैठती हैं, राजा रानी की तरह रहती हैं। तो जो दलित के नेता हैं, जो पिछड़े समाज के नेता हैं, उनको उनके समर्थक राजा की तरह देखना चाहते हैं, दबंग के रूप में देखना चाहते हैं, तभी वो भरोसा करेंगे कि उनकी लड़ाई लड़ पाएगा। हाँ, तो उनकी लड़ाई तभी लड़ पाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की सियासत से पिछले 9 महीने से साइडलाइन हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अचानक से अपनी जमीन को तलाशने में जुट गए हैं। आज से उनकी निषाद आरक्षण यात्रा की शुरुआत हो रही है। बता दें आपको कि ये 100 दिनों की यात्रा है और इस 100 दिनों में वो 80 जिलों का यात्रा करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों वो ये यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तमाम सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष, उनसे हम बात करेंगे। सर, खुद को सन ऑफ मला बताने वाले मुकेश सहनी निषाद आरक्षण यात्रा पर निकल गए हैं, आखिर क्यों? हासिल क्या करना चाहते हैं मुकेश सहनी? देखिए, आपने कहा ना कि 9 महीने से राजनीतिक हाशिए पर है जी। बीजेपी ने उनको अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है, बीजेपी ने ही उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया था। एक ज़माना था जब अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे जी। बिहार में जब पार्टी बनाई तो एनडीए के साथ तो बाद में आए। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे यूपीए के साथ और 4 सीटें मिली थी इनको, एक भी सीट नहीं जीत पाए और खुद सहनी खगड़िया से चुनाव हार गए थे, आपको पता ही है जी। और उनकी पार्टी को उनकी पार्टी को कहिए, उनकी पार्टी को 6,60,706 वोट मिले थे, यानी 1.7% वोट मिले थे। और 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ थे वो, उनको 11 सीटें मिली थी और 4 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे और उनकी पार्टी को 6,39,840 वोट मिले थे, यानी 1.5%। तो जब यूपीए के साथ थे तब भी 1.7% वोट मिले, एनडीए के साथ गए तब भी 1.5% वोट मिले, यानी गठबंधन में रहते हुए भी उनको 1.5% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। और वो मांग कर रहे हैं क्या कि चिराग पासवान के बराबर सीटें चाहिए। उनका दावा है कि 14% निषाद बिहार में है, पासवान 6% है, तो चिराग पासवान से कम क्यों उनको आंका जा रहा है? लेकिन चुनाव में जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आप देखेंगे तो 6% पासवान वाली पार्टी के नेता चिराग पासवान को 6% वोट भी आ जाता है, चाहे वो अकेले लड़े, विधानसभा अकेले लड़े थे तब भी आया और एनडीए के साथ लड़े तब भी आता है। तो 6% वोट जो लाता है किसी भी हालत में, किसी के साथ रहे, उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं और उसके बराबर बीजेपी कैसे सीट दे सकती है? तो बीजेपी के साथ समझौता होते होते रुक गया, क्योंकि ये जीत पर अड़े थे कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिले उतनी ही सीटें इनको मिलनी चाहिए। बीजेपी ने नो कह दिया, लेकिन ये मत मानकर चलिए कि अब गठबंधन होगा ही नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी के पास कोई रास्ता नहीं है। मुकेश सहनी क्या, जो भी छोटे दल हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी की पीआईपी पार्टी हो, जीतन राम मांझी की अहम पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये क्षेत्रीय दल जो छोटे हैं ये अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, ये चुनाव जीतने में अहम रोल अदा कर सकते हैं, तो इनकी मजबूरी है कि किसी न किसी गठबंधन के साथ ही रह के चुनाव लड़ना है। सर, ऐसे में तो ये भी सवाल उठता है कि क्या बिना किसी गठबंधन के मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे? चिराग पासवान नहीं जीत पाते हैं तो मुकेश सहनी कहाँ से जीतेंगे? चिराग पासवान को 6% वोट आते हैं, किसी के साथ रहें न रहें, अकेले लड़े तब भी। मुकेश सहनी किसी गठबंधन के साथ रहते हैं तब भी 1.5, 1.7% वोट मिलते हैं, तो कैसे वो जीत पाएंगे? तो मुकेश सहनी की मजबूरी है कि किसी गठबंधन के साथ उनको रहना है और उनको ज़्यादा सूट करता है एनडीए, क्योंकि उनके जो वोटर हैं निषाद, वो पारंपरिक वोटर हैं एनडीए के। सर, लेकिन एनडीए का बैठक हुआ 18 जुलाई को, लेकिन मुकेश सहनी को तवज्जो नहीं दिया गया, इसीलिए क्योंकि मांग बहुत बड़ी है। अब मुकेश सहनी को भी एहसास हो गया है कि पहले अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ेगी। जिस तरह से क्षेत्रीय दल के रूप में उपेंद्र कुशवाहा
स्थापित हो चुके हैं। जीतन राम मांझी दलितों के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। चिराग पासवान के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उसी तरह से इनको निषादों के नेता के रूप में अपने को स्थापित करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 14% निषाद हैं बिहार में, लेकिन 1.5% वोट भी नहीं मिलता इनको, तो कैसे इनको भाव देगी बीजेपी? तो इनको लगता है कि अब इनको अपनी ज़मीन तलाशनी पड़ेगी, राजनीतिक ज़मीन, और उसी की तलाश में इन्होंने निषाद आरक्षण यात्रा की शुरुआत की है। आरक्षण देश की राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है। जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए थे बीजेपी को छोड़कर, उस समय मोहन भागवत ने एक आरक्षण को पर बयान दे दिया था कि उसकी समीक्षा की जरूरत है, और उसी बयान को आधार बना के लालू यादव ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया था और महागठबंधन को भारी जीत मिली थी, आपको याद होगा। तो मुकेश सहनी भी आरक्षण को हथियार बनाना चाहते हैं और निषाद आरक्षण को लेकर 100 दिनों तक यात्रा करेंगे, 80 जिलों में जाएंगे जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, और वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं को कसम खिलानी पड़ रही है गंगा जल का जी, कि भाई हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। मतलब ये भी डर है कि उनका वोट बिक जाता है। जीतन राम मांझी के बारे में यही कहा जाता है कि उनके वोटर आखिरी क्षण में जो पैसा देता है उसके साथ चले जाते हैं। तो मुकेश सहनी को भी डर है कि मलाह भी ऐसा ही करते हैं या करेंगे, तभी तो गंगा जल लेकर कसम खिला रहे हैं। और अपनी आरक्षण यात्रा के दौरान भी हर जगह पर वो गंगा जल लेकर कसम खिलाएंगे कि आपको अपना वोट नहीं बेचना है, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको वीआईपी पार्टी का साथ देना है। कितने सफल हो पाएंगे सर? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब निषाद कितनी उनकी बातों को समझेंगे, कितना उन पर भरोसा करेंगे, इस पर निर्भर करेगा। अगर वाकई 14% निषाद उनके साथ हो जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, तो बड़े नेता हो जाएंगे, चिराग पासवान से भी बड़े नेता। लेकिन अभी तक तो नहीं बन पाए हैं। उनकी पार्टी 1.5% से ज़्यादा निषाद वोट नहीं जुटा पाई है। और महागठबंधन एनडीए में रहकर 1.5% आप वोट लाते हैं, तो उसमें तो एनडीए का भी तो वोट होगा, आपका ही वोट तो होगा नहीं। अकेले तो चुनाव लड़े नहीं, जहाँ भी लड़े मुँह की खानी पड़ी। कुडनी विधानसभा उपचुनाव लड़े थे, तो कई जगहों पर इन्होंने साबित करने की कोशिश की है, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन ये साथ रहेंगे तो एनडीए को फायदा होगा। आगे चलकर सर मुकेश सहनी क्या बैकफुट पे आ सकते हैं? जो इनकी मांग है वो उस मांग से वो पीछे अब देखना यह है कि इनकी यात्रा से में क्या रिस्पांस मिलता है, और आगे अपनी जीत पर अड़े रहते हैं या पीछे हटते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के बराबर सीट इनको मिलनी नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता तो कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से नहीं लड़े या ये वो हाजीपुर सीट उनको नहीं मिली तो हम राजनीति छोड़ देंगे। मतलब बीजेपी की तरफ से उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया है कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिल रही है। तो चिराग पासवान की इतनी अहमियत बीजेपी दे रही है। चिराग पासवान को ये भी आश्वासन मिल गया है कि जितनी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में मिली थी उतनी सीटें मिलेंगी, 6 लोकसभा सीटें। उनको तो काफी ज्यादा भाव मिला और राज्यसभा की सीट भी मिलेगी। तो 6 सीटें जब चिराग पासवान को मिलेगी, इसका मतलब है कि चाचा को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, न तो हाजीपुर सीट मिलने जा रहा है और न कोई दूसरा सीट मिलने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 6 से ज़्यादा सीट तो नहीं देगी चिराग पासवान और पशुपति पारस को। और 6 सीटें अगर लेने का दावा चिराग पासवान कर रहे हैं तो चाचा पैदल हो गए, मान के चलिए। जितना दिन मंत्रिमंडल में हैं वहाँ रहे, लेकिन मोदी कैबिनेट में चिराग के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर वो शामिल हो गए तो चाचा आउट हो जाएंगे। तो मुकेश सहनी कितनी ताकत दिखा पाते हैं, कितना अच्छा रिस्पांस उनको इस यात्रा के दौरान मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। उनकी रथ आकर्षण का केंद्र है। हाँ, ये चीज है सर कि उनका जो निषाद आरक्षण यात्रा, उससे ज्यादा चर्चा जो हो रहा है वो उनके रथ का हो रहा है। हाँ, तो उनका रथ विशेष है ना, मर्सिडीज कंपनी का बस है, उसको कन्वर्ट किया गया है रथ में, यानी वैनिटी वैन में, और 4 करोड़ रुपया लागत आई है कहा जा रहा है। उस रथ में सब कुछ है, तमाम सुविधाएं हैं, एकदम राजमहल की सुविधा है उसमें। बेड है, कुर्सियां हैं, मीटिंग रूम है, क्या नहीं है। जो 5 स्टार होटल में सुविधा उपलब्ध है उनके बस में है, उसी बस से वो यात्रा कर रहे हैं। तो ठीक है, दलित सर कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है उनका काफ़ी लग्जरियस है, 4 करोड़ की लागत से बना, तो कहीं ना कहीं ये निषाद लोग को प्रभाव नहीं डाल सकता है? नहीं, क्यों डालेगा? देखिए, दलित नेता है मायावती, वो भी राजा की तरह कुर्सी पर बैठती हैं, सारे विधायकों नेताओं को फर्श पर बैठाती है, अपने राजसी कुर्सी पर बैठती हैं, राजा रानी की तरह रहती हैं। तो जो दलित के नेता हैं, जो पिछड़े समाज के नेता हैं, उनको उनके समर्थक राजा की तरह देखना चाहते हैं, दबंग के रूप में देखना चाहते हैं,
तभी वो भरोसा करेंगे कि इसीलिए उनकी लड़ाई ये लड़ शाही बनवाया गया हाँ, है। तो उनकी लड़ाई तभी लड़ पाएगा। तो मुकेश सहनी ये संदेश देना चाहते हैं कि मल्लाह का बेटा होते हुए भी उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, धन कमाया है और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए उस धन को खर्च कर रहे हैं, तो अच्छा ही मैसेज जाएगा, इसमें कोई शक गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर कोई पीएम मोदी घूमने लगे 4 करोड़ की रथ पर, नीतीश कुमार घूमने लगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मायावती घूमे, जीतन राम मांझी घूमे, मुकेश सहनी घूमे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, अच्छा प्रभाव जाएगा। तो मुकेश सहनी 4 करोड़ की रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकल गए हैं। अब ये 4 करोड़ का रथ क्या 4 सीट उनको एनडीए में दिला पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन में तो स्कोप नहीं है। इनको तो धोखा दोनों तरफ से मिला है, इनका कहना है। तेजस्वी यादव ने भी जो वादा किया था आखिरी क्षण में मुकर गए और उनको बीजेपी के शरणों में जाना पड़ा। बीजेपी पर आरोप है इनका कि 25 सीट देने के लिए कहा था, लेकिन सीट देने की बात आई तो 11 सीट दिया और 5 उम्मीदवार अपना ही दे दिया, जीते भी और फिर बीजेपी में वो चले भी गए। तो बीजेपी ने इनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, आसमान में पहुंचाया था और अब अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया है। अब संघर्ष नए सिरे से करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5% को 10%, 15% तक ले जाने में तो पसीना बहुत बहाना पड़ेगा। तो उनका रथ यात्रा आज से शुरू हो चुका है और उनका दावा है कि आरक्षण, निषादों को आरक्षण दिलाकर रहेंगे और जो पार्टी निषादों के लिए आरक्षण का आश्वासन देगी, जो महागठबंधन या गठबंधन निषादों के आरक्षण पर सहमति जताएगा, उसी के साथ वो जाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक बीजेपी से कहा, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि आप केवल आरक्षण की बात मान लीजिए, हमको कुछ मत दीजिए, तब भी हम तैयार हैं। लेकिन वो मांग इतनी बड़ी है कि बीजेपी अगर मान लेगी तो कई कॉर्नर से मांग उठने लगेगी ना। तो निषाद आरक्षण की बात नहीं है, निषाद को आरक्षण देंगे तो दूसरा समाज आ जाएगा कि हमको भी आरक्षण दीजिए। तो आरक्षण कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तो बीजेपी ने कहा कि नहीं भाई, बीजेपी 2 सीट देने को तैयार थी उनको। उपेंद्र कुशवाहा भी स्थापित नेता हैं, उनको भी 2 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने जा रही है। अब जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ेंगे कराहगढ़ सीट से और 1 सीट उनको मिल सकती है जहाँ से बीजेपी के गृह मंत्री हैं, वो सीट मिल सकती है, क्योंकि वो दूसरे सीट से लड़ने वाले हैं, वो अपनी सीट बदलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी की मांग बड़ी है, इस वजह से बात नहीं बन पा रही है। आगे 1-1.5 महीना घूमेंगे, इसके बाद बीजेपी के साथ फिर बैठेंगे, बीजेपी के नेता संपर्क में हैं तो शायद बात बन जाए। बीजेपी की भी ज़रूरत है मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी की भी जरूरत है बीजेपी। चलिए, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस निषाद आरक्षण यात्रा के दौरान कितने सफल हो पाते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के देखने वाली बात होगी। तमाम सवाल थे कि आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मुकेश सहनी इस यात्रा पर क्यों निकले, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।